आधी रात का सन्नाटा था। सिर्फ मेरी धड़कनें और मेरे दिमाग में गूंजते वो शब्द ही सुनाई दे रहे थे। भैया ने आपके प्रति आकर्षण खो दिया है, लेकिन मैं नहीं। कमरे की मंद रोशनी में अमित का चेहरा धुंधला सा दिख रहा था, पर उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज़ में वो दृढ़ता, उसने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया था। मैं कांपने लगी, डर के मारे नहीं, बल्कि उस अप्रत्याशित सच्चाई से, उस भयानक मोड़ से जो मेरे जीवन में अचानक आ गया था। मेरी सांसें अटक सी गईं। क्या ये सच था? क्या मेरा जीवन अब कभी पहले जैसा रह पाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपिका स्टोरी पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, रिश्ते और जीवन के उन अनकहे सचों को बयां करती है जिनसे हम अक्सर भागते हैं। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं प्रिया दिल्ली की एक साधारण सी लड़की थी जिसने बड़े बड़े सपने पाले थे। कॉलेज के दिनों में राहुल से मुलाकात हुई और पहली नज़र में ही मुझे लगा कि यही वो शख्स है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। राहुल मुंबई में एक उभरता हुआ आर्किटेक्ट था और मैं एक स्कूल टीचर। हमारा प्यार परवान चढ़ा और कुछ ही सालों में हमने शादी कर ली। दिल्ली की चहल पहल छोड़ मैं मुंबई आ गई, राहुल के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने। राहुल बहुत प्यारा था। शुरुआत में तो वो मेरे हर छोटे बड़े ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार था वो मुझे दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की महसूस कराता था। शादी के कुछ महीने बाद ही राहुल के छोटे भाई अमित, जो तब कॉलेज में ही था, हमारे साथ रहने आ गया। अमित राहुल से 5 साल छोटा था और अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई आया था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का, पढ़ाई में होशियार और बेहद संस्कारी लड़का था। मैंने उसे तुरंत अपना लिया, जैसे वो मेरा अपना छोटा भाई हो। मैं उसे प्यार से बेटा कहकर बुलाती थी और वो मुझे भाभी। हम तीनों की दुनिया बहुत अच्छी चल रही थी। राहुल अपने काम में व्यस्त रहता, सुबह निकल जाता और देर रात तक लौटता। ऐसे में घर पर अमित और मैं ही होते थे। अमित अपनी पढ़ाई करता और मैं घर के काम संभालती। धीरे धीरे राहुल की व्यस्तता बढ़ती गई। उसके प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट मीटिंग्स और रात रात भर जागकर काम करना आम बात हो गई। शुरुआत में मैंने इसे समझा, उसका सपोर्ट किया, पर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि हमारे बीच की वो नज़दीकी, वो भावनात्मक जुड़ाव कहीं खो रहा है। हम शायद ही कभी एक साथ खाना खाते या फुर्सत के 2 पल बिताते। जब राहुल घर आता भी था तो थका हुआ होता और बस सोना चाहता था। मेरी बातें, मेरे दिन भर के अनुभव, मेरी छोटी मोटी शिकायतें सब हवा में गुम हो जाती थी। मैं अकेली महसूस करने लगी थी। इसी अकेलेपन में अमित मेरा सहारा बन गया। वो मेरा देवर था, मेरा छोटा भाई, पर उसकी मौजूदगी में मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। जब मैं खाना बनाती, वो आकर मेरे साथ किचन में बैठ जाता। कभी मेरी मदद करने लगता, कभी अपनी पढ़ाई की बातें बताता, कभी दुनिया जहान की खबरें सुनाता। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आती और मेरा मन हल्का हो जाता। शाम को जब राहुल नहीं होता था तो अमित मेरे साथ बालकनी में बैठकर चाय पीता। हम घंटों बातें करते। वो मुझे कहानियाँ सुनाता, मैं उसे अपने बचपन के किस्से। वो बहुत अच्छा श्रोता था, मेरी हर बात को ध्यान से सुनता और मुझे कभी ये महसूस नहीं होने देता था कि मैं अकेली हूँ। उसकी आंखों में मेरे लिए एक गहरा सम्मान था, एक अपनापन था। मुझे याद है, एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। राहुल उस वक्त दिल्ली में एक ज़रूरी मीटिंग के लिए गया हुआ था। अमित ने मेरी दिन रात सेवा की, मेरे लिए खाना बनाया, दवाइयाँ दी, रात भर मेरे पास बैठकर मेरी देखभाल की। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरा अपना भाई भी इतनी सेवा नहीं करता जितना अमित ने की। जब मैं ठीक हुई तो मैंने उसे गले लगाकर धन्यवाद कहा। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी आप मेरी माँ जैसी हो, मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? उस दिन मेरा दिल भर आया था। मुझे लगा कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे अमित जैसा देवर मिला है। लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव आने लगे थे। अमित अब कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। वो पहले से ज़्यादा समझदार और गंभीर हो गया था। उसकी आंखों में मेरे लिए अब सिर्फ सम्मान ही नहीं, बल्कि कुछ और भी झलकने लगा था। कभी कभी जब हमारी नज़रें मिलती तो वो एक पल के लिए ठहर जाता और फिर नज़रें झुका लेता। उसके व्यवहार में एक हल्की सी झिझक आ गई थी जो पहले नहीं थी। मुझे ये सब अजीब लगता, पर मैं इसे उसकी बढ़ती उम्र और मेरी कल्पना मानकर टाल देती। आखिर वो मेरा देवर था, मेरे पति का छोटा भाई। ये रिश्ता पवित्र था और मैं कभी भी इसे किसी और नज़र से नहीं देख सकती थी।
राहुल और मेरे बीच की दूरी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं अपनी शादी में घुटन महसूस करने लगी थी। राहुल अब सिर्फ एक रूममेट की तरह लगता था, जिससे मैं अपनी कोई बात साझा नहीं कर पाती थी। मैंने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताने की, पर वो हमेशा या तो व्यस्त होता या थका हुआ। प्रिया, तुम समझती क्यों नहीं मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, वो कहता। तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती। मुझे लगता था कि मैं शायद बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख रही हूँ। एक दिन मैं बहुत उदास थी। राहुल ने मेरे जन्मदिन पर भी कोई ख़ास उत्साह नहीं दिखाया था। वो बस एक छोटा सा गिफ्ट देकर अपने काम में लग गया था। मेरा दिल टूट गया था। मैं बालकनी में बैठी रो रही थी जब अमित मेरे पास आया। उसने मुझे रोते देखा तो चुपचाप मेरे पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, एक अपनापन था। मैं उसकी तरफ देखी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक गहरा दर्द था। उसने धीरे से कहा, भाभी, आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं? भैया आपको समझ नहीं पाते, मैं जानता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा सुकून भी। मैंने कहा, अमित, तुम ऐसी बातें मत कहो। राहुल मेरे पति हैं। उसने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ा। मैं जानता हूँ भाभी, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आप खुश नहीं हैं। आपकी आंखों में जो खालीपन है वो मुझे साफ दिखता है। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन के बाद मुझे अमित की बातों में एक नई गहराई महसूस होने लगी। कुछ दिनों बाद राहुल को अचानक एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोलकाता जाना पड़ा। उसे लगभग 1 महीने तक वहीं रहना था। उसका जाना मेरे लिए एक बार फिर अकेलेपन का सबब बन गया, पर अमित की मौजूदगी ने उस अकेलेपन को दूर कर दिया। वो मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। हम दोनों देर रात तक जागते, बातें करते। वो मुझे अपनी पसंद की फिल्में दिखाता और हम साथ बैठकर हंसते। उसकी बातों में, उसके व्यवहार में अब एक ऐसी आत्मीयता आ गई थी जिसे मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाती थी। एक रात बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। लाइट चली गई थी। मैं बालकनी में बैठी थी और अमित मेरे बगल में था। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा और भी शांत और सुंदर लग रहा था। हवा में भीगी हुई मिट्टी की खुशबू घुल रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उस पल मुझे लगा कि ये शांति, ये सुकून मुझे शायद ही कभी राहुल के साथ महसूस हुआ था। मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अमित मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में गहरा अर्थ था, एक ऐसी भावना जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी, पर जिसे महसूस कर पा रही थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। भाभी, उसने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। हाँ बेटा, मैंने भी फुसफुसाते हुए कहा। उसने मेरी तरफ थोड़ा झुका। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ हो गईं। मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा कि शायद वो अपनी किसी समस्या के बारे में बात करना चाहता है। कहो बेटा। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। उसकी आवाज़ अब और भी धीमी पर दृढ़ थी। भाभी, मुझे लगता है भैया ने आपके प्रति आकर्षण खो दिया है। उसके ये शब्द सुनकर मैं सन रह गई। मेरी सांसें अटक गईं। मैं उसे घूरने लगी। मेरे दिमाग में एक तूफान सा उठ गया। क्या उसने सच में ऐसा कहा? मेरे पति के बारे में, मेरे रिश्ते के बारे में? ये सरासर गलत था। ये हद से ज़्यादा था। अमित, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है, मैंने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जो ठंड से कांप रहा था। मुझे पता है भाभी, ये गलत है, पर ये सच है और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। आप अंदर से टूट चुकी हैं। आप अकेली हैं और भैया को इसकी परवाह नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें कड़वी थीं, पर कहीं ना कहीं सच भी थीं। राहुल की बेरुखी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। और मैं ये भी जानता हूँ भाभी, उसने गहरी सांस ली, कि मैंने आपके प्रति आकर्षण नहीं खोया है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मेरे अंदर एक भयानक भूकंप सा आ गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने मेरे नीचे से ज़मीन खींच ली हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कह रहा है अमित? मेरा देवर, मेरा छोटा भाई, ये कैसी बात कर रहा है? मेरे दिमाग में एक साथ हज़ारों विचार कौंध गए। डर, गुस्सा, शर्म और एक अजीब सी अनचाही भावना जो मैं पहचान नहीं पा रही थी। क्या ये सचमुच वही अमित था जिसे मैंने अपना बेटा माना था? अमित, ये क्या बकवास है? मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरी आवाज़ गुस्से और डर के मारे कांप रही थी। तुम ये सब कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, राहुल की पत्नी हूँ, तुम्हारी माँ जैसी हूँ। उसका चेहरा पीड़ा से भर गया। मुझे पता है भाभी, मुझे पता है कि ये गलत है,
पर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मैं आपको हर रोज़ दर्द में देखता हूँ और मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। भैया आपको वो खुशी नहीं दे पाते जो आप डिज़र्व करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी बातें कहोगे। मैं खड़ी हो गई, मेरे हाथ कांप रहे थे। ये रिश्ता पवित्र है अमित, इसे गंदा मत करो। तुम भूल गए कि तुम मेरे कौन हो, मेरे पति के भाई हो। मैं कुछ नहीं भूला हूँ भाभी, उसने भी खड़े होते हुए कहा। उसकी आंखों में अब आंसू थे। मैं बस ये कहना चाहता था कि आप अकेली नहीं हैं और मेरा आकर्षण आपके प्रति कभी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस रात मोमबत्ती की लौ की तरह मेरा जीवन भी एक झटके में बुझ सा गया था। मैं अमित को वहाँ अकेला छोड़कर अपने कमरे में भाग गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। मैं खुद से नफ़रत कर रही थी, अमित से नफ़रत कर रही थी, राहुल से नफ़रत कर रही थी। मुझे ये सब क्या हो रहा था? मेरे जीवन का ये कौन सा मोड़ था? अगले कुछ दिन मेरे लिए नरक से कम नहीं थे। मैं अमित का सामना नहीं कर पा रही थी। जब वो मुझे देखता तो उसकी आंखों में वही पीड़ा और वही गहरी भावना झलकती थी जो मुझे डरा देती थी। मैं उससे बात करने से बचती, उससे दूर रहती। किचन में, लिविंग रूम में, हर जगह उसकी मौजूदगी मुझे असहज कर देती थी। मुझे लगता था कि जैसे मेरे सिर पर एक अदृश्य बोझ आ गया है। मैंने अपनी शादी, अपने रिश्ते, अपने जीवन के हर पहलू पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। क्या राहुल सच में मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मेरा आकर्षण उनके लिए ख़त्म हो गया है? और अमित ने जो कहा, क्या वो सिर्फ एक क्षणिक भावना थी या उसके दिल की सच्ची आवाज़? मेरे दिमाग में लगातार अमित के शब्द गूंजते रहते थे। भैया ने आपके प्रति आकर्षण खो दिया है, लेकिन मैं नहीं। मैं इन शब्दों को अपने दिमाग से निकालना चाहती थी, पर वे चिपक गए थे। मुझे हर पल ये महसूस होता था कि मेरा जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। उस रात के बाद मैंने खुद को पूरी तरह बदल लिया। मैंने राहुल से बात करने की कोशिश करना छोड़ दिया। मैंने अपनी सारी उम्मीदें त्याग दी। मैं एक खालीपन में जी रही थी। कोलकाता से राहुल का फ़ोन आया। वो खुश था, उसका प्रोजेक्ट सफल रहा था। प्रिया, मैं 1 हफ्ते में वापस आ रहा हूँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ में वही पुराना उत्साह था, पर मुझे उसमें कोई खुशी नहीं मिली। मुझे लगा कि वो अपने काम की सफलता में इतना खोया हुआ है कि उसे मेरे अंदर के तूफान का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अमित को भी राहुल के आने की खबर थी। वो और भी शांत हो गया था। एक दिन उसने मुझे रास्ते में रोका। भाभी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपनी बात वापस नहीं ले सकता, पर मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें। मैं भैया से बात करूँगा। नहीं अमित, मैंने उसे तुरंत रोका। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम राहुल को कुछ नहीं बताओगे। ये बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। तुम मेरे देवर हो और हमेशा रहोगे। इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी आवाज़ में दृढ़ता थी, पर मेरे दिल में दर्द। अमित ने मेरी आंखों में देखा और फिर धीरे से सिर झुका लिया। जैसा आप कहें भाभी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। जब राहुल वापस आया तो घर में रौनक लौट आई। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि उसे मेरी बहुत याद आई। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान मेरे होठों तक ही सीमित थी। राहुल ने अमित को भी गले लगाया और कहा कि उसे उस पर गर्व है कि उसने घर में मेरी देखभाल की। अमित ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें मेरे ऊपर एक पल के लिए टिकी, फिर हट गईं। राहुल के आने के बाद मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकूं। मैंने राहुल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, उससे बातें करने की कोशिश की, उसे अपने मन की बात बताने की कोशिश की, पर हर बार मुझे वही बेरुखी मिली। वो अब भी अपने काम में उतना ही व्यस्त था, उतना ही थका हुआ। मुझे एहसास हुआ कि अमित ने जो कहा था वो शायद सच था। राहुल ने सच में मेरे प्रति वो आकर्षण, वो जुड़ाव खो दिया था, और मुझे ये सच्चाई अब और भी ज़्यादा दर्द दे रही थी। मैंने अपने जीवन में एक बड़ा फैसला लिया। मैंने राहुल से बैठकर बात की। ये एक लंबी और दर्दनाक बातचीत थी। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी शादी में कितना अकेलापन महसूस करती हूँ। मैंने उसे बताया कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। मैंने उसे अमित की बात तो नहीं बताई, पर मैंने उसे अपने अंदर के खालीपन के बारे में सब कुछ बताया। राहुल ने पहले तो अपनी व्यस्तता का बहाना बनाया, फिर उसने मेरी बात को समझने की कोशिश की। उसने माना कि शायद वो मुझे समय नहीं दे पाया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो सब कुछ ठीक करेगा। उस दिन के बाद राहुल ने सच में कोशिश की। वो मुझे समय देने लगा। हम साथ में डिनर पर जाने लगे, फिल्में देखने लगे, वो मुझसे बातें करने लगा। पर मेरे दिल में जो घाव अमित के शब्दों ने दिए थे वे अभी भी हरे थे। मैं राहुल के हर एक्शन को शक की नज़र से देखती थी। क्या वो सिर्फ कोशिश कर रहा है? क्या वो सच में मुझे चाहता है, या ये सिर्फ मेरे अकेलेपन को दूर करने की एक चाल है?
अमित ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और उसे बेंगलुरु में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने मुझे बताया कि वो बेंगलुरु जा रहा है। उस दिन मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। मैं उसे गले लगाकर रोने लगी। अपना ख्याल रखना बेटा, मैंने कहा। उसने भी मुझे कसकर गले लगाया। आप भी अपना ख्याल रखना भाभी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी, एक विदाई की वेदना। मुझे पता था कि वो अपनी भावनाओं को मुझसे दूर ले जा रहा था ताकि मेरे जीवन में शांति लौट सके। अमित चला गया। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सा खालीपन छा गया। राहुल ने अपनी कोशिशें जारी रखीं और धीरे धीरे हमारे रिश्ते में थोड़ी गर्माहट आने लगी, पर वो पहले वाला रिश्ता कभी नहीं लौट पाया। मेरे दिल में अमित के वो शब्द हमेशा के लिए गूंजते रहे, भैया ने आपके प्रति आकर्षण खो दिया है, लेकिन मैं नहीं। उस रात के बाद मैं बदल गई थी। मैं अब वो भोली, सपने देखने वाली प्रिया नहीं रही थी। मैंने जीवन की कड़वी सच्चाइयों को देख लिया था। मैंने प्यार, रिश्ते और अपनी खुद की इच्छाओं के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। मेरा जीवन सच में कभी एक जैसा नहीं रहा। मैंने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की और शायद मैं सफल भी हुई, पर मेरे दिल के एक कोने में एक अनकही कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई थी। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें पूरी तरह बदल देते हैं। हमें ऐसे सच का सामना करना पड़ता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर देते हैं। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और कैसे अनकही भावनाएं हमारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। आपको प्रिया की ये कहानी कैसी लगी? क्या प्रिया ने सही किया या गलत? आपके विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।